डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, आज इस वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से चैप्टर नंबर 12 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है संस्कृति, और इसके लेखक हैं भदंत आनंद कौसल्यायन। इस वीडियो में हम जानेंगे संस्कृति पाठ में लेखक ने किस संस्कृति और सभ्यता के बारे में बात की है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पाठ के सारांश को शुरू करने से पहले हम इसके जो लेखक हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भदंत आनंद कौसल्यायन, ये नाम है इस पाठ के लेखक का। ये एक बौद्ध भिक्षु थे और इनकी प्रकृति भ्रमण की थी। ये देश विदेश की बहुत सारी इन्होंने यात्राएं की और इन्होंने अपनी कृतियों में जो लिखा है वे मुख्यतः संस्मरण और यात्रा वृत्तांत ही हैं। बहुत समय तक ये महात्मा गांधी के साथ रहे। सन 1905 में इनका जन्म अंबाला जिले के सोहाना गांव में हुआ और इनका जो निधन था वो 1988 में हुआ। इनके बचपन का नाम हरनाम दास था और ये एक बौद्ध भिक्षु थे। 20 से अधिक पुस्तकें इनकी प्रकाशित हुई हैं। पाठ दे रखा है संस्कृति, यह एक निबंध है। इसमें लेखक ने लिखा है कि संस्कृति और सभ्यता दो शब्द होते हैं जिनको उपयोग तो सभी करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं इनमें क्या अंतर होता है और ये एक दूसरे के पूरक कैसे होते हैं। इस पाठ में लेखक ने यही समझाया है। तो चूंकि ये निबंध है, संस्कृति एक निबंध है, इसलिए इसके लेखक को हम निबंधकार कहेंगे। आगे पाठ का सारांश हम शुरू करते हैं। जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, ऐसे दो शब्द हैं सभ्यता और संस्कृति। लेखक कह रहा है, निबंधकार बताता है कि ये दो शब्द हैं जो सभ्यता और संस्कृति, ये दो शब्द हैं, इनका उपयोग तो हम सबसे ज़्यादा करते हैं लेकिन समझते बहुत कम है। हम लोगों की समझ में ये दो शब्द आते बहुत कम है, इनका अर्थ नहीं समझ पाते हैं। इन दो शब्दों के साथ अगर अनेक विशेषण लग जाते हैं जैसे कि भौतिक सभ्यता, आध्यात्मिक सभ्यता आदि आदि, तो थोड़ा बहुत तो समझ में आ जाता है लेकिन पूरी तरह से ये समझ में नहीं आ पाता है। आगे लेखक लिखता है कि कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव समाज का अग्नि देवता से साक्षात नहीं हुआ था। कहने का आशय है कि जब मानव जब आग से परिचित नहीं था, जब वह नहीं जानता था कि आग नाम की भी कोई चीज़ होती है, आग क्या होती है उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी इस चीज़ की। लेकिन लेखक लिख रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने इसका सबसे पहले आविष्कार किया होगा, आग का सबसे पहले जिस व्यक्ति ने आविष्कार किया, उसने क्या सोचा होगा, उसके दिमाग में क्या बात आई होगी जो उसने उस आग का आविष्कार किया। आज तो सभी लोग आग का यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, लेकिन पहले कोई नहीं जानता था। इसके बाद में दूसरा उदाहरण देता है निबंधकार सुई धागे का। कहते हैं कि वो व्यक्ति कितना बड़ा आविष्कारक रहा होगा जिसके दिमाग में ये बात सबसे पहले आई होगी कि लोहे के टुकड़े को घिसकर उसको इस प्रकार से बना दिया जाए कि वो दो कपड़े के दो टुकड़ों को जोड़ सके। वो कितना बड़ा आविष्कर्ता रहा होगा। कह रहे हैं, आगे लिख रहे हैं कि इन दो उदाहरणों पर विचार कीजिए। पहले उदाहरण में एक चीज़ है किसी व्यक्ति की आग का आविष्कार कर सकने की शक्ति और दूसरी चीज़ है आग का आविष्कार। इसी प्रकार दूसरे सुई धागे के उदाहरण में भी है सुई धागे का आविष्कार कर सकने की शक्ति और सुई धागे का आविष्कार। लेखक के कहने का मतलब यह है कि ये जो दोनों आविष्कार हैं सुई धागा और आग का, इनमें एक तो चीज़ ये है कि उन आविष्कारों को कर सकने की शक्ति और दूसरी चीज़ है वे आविष्कार। लेखक के कहने का आशय है कि जिस प्रेरणा के बल पर, क्या प्रेरणा, आग के आविष्कार में हो सकता है कि पेट की भूख मिटाने की प्रेरणा रही होगी। व्यक्ति अच्छा भोजन चाहता होगा, इसलिए उसने उसकी
खोज करने की कोशिश की होगी कि कुछ ऐसा होता जो भोजन जो है पककर हमें प्राप्त हो सकता। सुई धागे के आविष्कार में ऐसा हो सकता है कि तन ढकने की आवश्यकता रही हो, इसलिए ये आविष्कार किए गए। तो कह रहे हैं कि ये जिन व्यक्तियों ने इनके आविष्कार किए वह आविष्कार संस्कृति है और वे व्यक्ति संस्कृत व्यक्ति हैं। अब जो चीज़ आविष्कार हो गई उसका उपयोग आगे चलता गया तो वह उस पीढ़ी दर पीढ़ी उसका उपयोग आता गया, बढ़ता गया, वो है सभ्यता। कहने का आशय है कि सभ्यता संस्कृति से जन्म लेती है, संस्कृति ही आगे चलकर सभ्यता बनती है। ठीक है, आगे है, एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वज से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। हाँ, लेखक के लिखने का तात्पर्य है कि जिस व्यक्ति ने किसी नई वस्तु की खोज की है वो उसने अपनी बुद्धि से किसी नए तथ्य का दर्शन किया है, अर्थात किसी नए तथ्य को उसने खोजा है, तो वो व्यक्ति संस्कृत वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है और उसकी जो आविष्कार है वो संस्कृति है। लेकिन उसकी संतान को वो आविष्कृत वस्तु प्राप्त होती है और भले ही वो उसमें कुछ ऐड कर दे, वो उसमें कुछ नया इनोवेशन ला दे, उसे कुछ नया उसमें ऐड कर दे, ठीक है, तो वो तब भी उसकी संतान जो है वो संस्कृत व्यक्ति नहीं कहलाएगी, वो सभ्य कहलाएंगे। उसकी संतान सभ्य कहलाएगी और जो वस्तु है उसे सभ्यता कहेंगे, लेकिन उसको संस्कृति नहीं कह सकते। इसमें आगे लेखक एक उदाहरण दे रहा है, लिख रहा है कि एक आधुनिक उदाहरण ले लेते हैं। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, वह संस्कृत मानव था। लेखक कह रहा है कि मान लो न्यूटन ने जिस गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया था, तो न्यूटन तो संस्कृत मानव था और वो आविष्कार उसकी संस्कृति। लेकिन आज के युग में जो विद्यार्थी हैं, भौतिक विज्ञान की पढ़ाई कर रहे हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, तो वे अगर उस न्यूटन के उस गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को अगर कुछ नया बना देते हैं उससे, तो वो सभ्य कहलाएंगे, लेकिन संस्कृत नहीं कहला सकते। संस्कृत तो न्यूटन ही कहलाएगा, उसके विद्यार्थी, उसको पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं, जो शोध करने वाले शोधार्थी हैं, वे संस्कृत व्यक्ति नहीं कहलाएंगे, वे सभ्य कहलाएंगे और उनका नया आविष्कार सभ्यता कहलाएगी, संस्कृति नहीं। आगे लिख रहे हैं कि आग के आविष्कार में कदाचित पेट की ज्वाला एक प्रेरणा एक कारण रही है। सुई धागे के आविष्कार में शायद शीतोष्ण से बचने और शरीर को सजाने की प्रवृत्ति का विशेष हाथ रहा होगा। आगे लेखक लिख रहा है कि आग के आविष्कार करने के पीछे हो सकता है कि व्यक्ति को भोजन की प्रेरणा रही हो कि उसको अच्छा भोजन प्राप्त हो सके। सुई धागे के आविष्कार के लिए भी व्यक्ति की आवश्यकता रही कि उसे ठंड से और गर्मी से अपने तन को बचाने के लिए जो है वो अच्छे कपड़ों की आवश्यकता थी, खुद को सजाने के लिए अच्छे कपड़ों की आवश्यकता थी, तो उसने कपड़ों को सिलना जो है वो सीख लिया। लेकिन अब लेखक कह रहा है कि अब जरा कल्पना कीजिए उस आदमी का जिसका पेट भी भरा है और तन भी ढका है। कहने का आशय है कि उसको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, लेकिन फिर भी जब वो खुले आकाश के नीचे सोया हुआ है, सोने के लिए लेटा हुआ है, तो रात के जगमगाते तारों को देख रहा है और उसे नींद नहीं आ रही है। वो सिर्फ ये जानने के लिए परेशान है कि आखिर ये मोती भरा थाल है क्या। उसको वो जो चमचमा रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं जो तारे, उनको देखकर एक अंदर से प्रेरणा ये हो रही है कि आखिर ये क्या है, ये मोती जैसा दिखने वाला, ये थाल जैसा सजा हुआ, ये क्या है। उसको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, बस उसमें कुछ जानने की प्रेरणा है, उसके अंदर जानने की इच्छा है कि आखिर ये है क्या। लेखक लिखता है कि ऐसा व्यक्ति वास्तव में संस्कृत है जो खाली नहीं बैठ सकता। उसको कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्ति की आकांक्षा है,
अपने वातावरण के बारे में जानना चाहता है, ब्रह्मांड के बारे में जानना चाहता है, मानव जीवन के बारे में जानना चाहता है, आकाश के बारे में जानना चाहता है, धरती के बारे में जानना चाहता है, तो ये ऐसा व्यक्ति जो खाली नहीं बैठ सकता, ये ऐसे लोग वास्तव में संस्कृत व्यक्ति हैं। हमारी सभ्यता का एक बड़ा अंश हमें ऐसे संस्कृत व्यक्तियों से ही प्राप्त हुआ है, जिन्होंने अपनी चेतना का उपयोग किया, जिन्होंने अपनी विद्वता का उपयोग किया, संस्कृति को, समाज को और संसार को, जिन्होंने कुछ नया देना चाहा, जिन्होंने कुछ नया खोजना चाहा, ऐसे लोगों की ही देन है हमारी मानव सभ्यता, जो कि आज हमारे वर्तमान ज्ञान का ऐसा ये सब जो हमें देखने को मिल रहा है। आगे लेखक लिखता है कि भौतिक प्रेरणा, ज्ञानेप्सा, क्या ये दो ही मानव संस्कृति के माता पिता हैं? दूसरे के मुंह में कौर डालने के लिए जो अपने मुंह का कौर छोड़ देता है, उसको ये बात क्यों और कैसे सूझती है? रोगी बच्चे को सारी रात गोद में लिए माता बैठी रहती है, वो आखिर ऐसा क्यों करती है? सुनते हैं कि रूस का भाग्य विधाता लेनिन अपनी डेस्क में रखे हुए डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं न खाकर दूसरों को खिला दिया करता था। वह आखिर ऐसा क्यों करता था? संसार के मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न देखते हुए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया। इन सबसे बढ़कर आज नहीं, आज से 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम बुद्ध कहा जाता है, सिद्धार्थ ने अपना घर केवल इसलिए त्याग दिया कि किसी तरह तृष्णा के वशीभूत लड़ती कटती मानवता सुख से रह सके। हाँ, कहने का आशय है कि भौतिक प्रेरणा का अर्थ है कि जो हमारी आवश्यकताएं हैं, व्यक्ति की जो डेली नीड्स हैं, व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं, व्यक्ति की जो ज़रूरतें हैं, उसके कारण व्यक्ति ने बहुत सारे आविष्कार किए। एक तो वे संस्कृति हो गई, दूसरी ज्ञानेप्सा का अर्थ है ज्ञान पाने की इच्छा, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा। दूसरी संस्कृति उन लोगों ने दी जिनको ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा थी, कि जैसे कि मोतियों भरा थाल क्या है, और वातावरण के बारे में, आकाश के बारे में, धरती के बारे में जानना जिन लोगों ने चाहा। तो कह रहे हैं क्या ये दो प्रकार की ही संस्कृति है? तो फिर ये क्या है कि कोई दूसरे के मुंह में कौर डालने, इसका आशय है कि दूसरे को देखकर व्यक्ति में दया भाव आ जाता है, और अपना खाना भी व्यक्ति दूसरे को दे देता है। खुद भूखा रह लेता है लेकिन दूसरे को खाना खिला देता है। एक माँ जो कि अपने बच्चे को सारी रात गोद में लिए बैठी रहती है, उसको दया है, उसमें ममता है अपने बच्चे के प्रति। आखिर वो ऐसा क्यों करती है? आगे लिखा है कि रूस का भाग्य विधाता जो डबल रोटी के टुकड़े खुद नहीं खाता था पर दूसरों को खिला देता था। क्यों? क्योंकि उसमें दया बहुत थी, उससे दूसरों का दुख देखा नहीं जाता था। दया भाव के कारण लोग जो कि त्याग कर देते हैं, अपने सुखों का त्याग कर देते हैं, अपनी ज़रूरतों का त्याग कर देते हैं, और दूसरों के लिए, दूसरे के जीवन में सुख भरने के लिए अपने सुखों का त्याग जो है कर देते हैं। इसके बाद में एक और उदाहरण दिया है सिद्धार्थ का। सिद्धार्थ जो कि एक राजकुमार थे, महलों में रहते थे, लेकिन उन्होंने अपना घर, अपना सारा सुख, अपना सारा वैभव त्याग दिया, इसलिए कि वे मानव को कोई ऐसी दिशा दिखा सकें, किसी ऐसी दिशा को वे ढूंढ सकें जिससे मानवों के जो दुख हैं, जो उनकी तकलीफ़ें हैं, वे किसी प्रकार से कम हो सकें। उन्होंने अपने सुखों का त्याग कर दिया। यहाँ लेखक आगे कह रहा है कि तो यह भी एक संस्कृति है, और वे व्यक्ति जो अपने सुखों का त्याग कर देते हैं दूसरों के दुखों को मिटाने के लिए, दूसरों को दुखी देखकर जिनमें ममता आती है, करुणा आती है, और अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार रहते हैं, वे व्यक्ति भी संस्कृत हैं। उनको महामानव कहा है, लेखक ने उनको महामानव कहा है। कह रहे हैं कि ऐसी योग्यता, ये योग्यता भी जो है वो एक महामानव की योग्यता है, और वो योग्यता भी संस्कृति है। तो फिर सभ्यता क्या है? आगे लेखक पूछ रहा है कि ये संस्कृति है तो फिर सभ्यता क्या है? सभ्यता जो है वो संस्कृति का परिणाम है, अर्थात संस्कृति ही सभ्यता को जन्म देती है।
हमारे खाने पीने के तरीके, ओढ़ने पहनने के तरीके, आवागमन के साधन, परस्पर कट मारने के तरीके, अर्थात हमारे लड़ने झगड़ने के भी जो तरीके हैं वो सब हमारी सभ्यता है। मानव की जो योग्यता उससे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है। अब यहाँ तक तो हो गई संस्कृति और सभ्यता की बात। अब इसके आगे लेखक एक और सवाल पूछता है कि नए आविष्कार करना तो संस्कृति है, नए तथ्यों का दर्शन करना तो संस्कृति है, लेकिन जो मानव अपनी योग्यता के बल पर विनाश के साधनों का आविष्कार करता है, ऐसे विनाश के साधन जो कि मानव के लिए हानिकारक है, प्रकृति के लिए हानिकारक है, समाज के लिए हानिकारक है, क्या वे व्यक्ति भी संस्कृत मानव कहलाएंगे और उनका आविष्कार भी संस्कृति कहलाएगा? आगे लेखक स्वयं ही इसका जवाब भी देता है। लिख रहा है कि वो संस्कृति नहीं है। संस्कृति वही है जिसका उद्देश्य समाज की, संसार की, मानव की, वातावरण की, प्रकृति की रक्षा करना है और उसको आगे बढ़ाने में, उसको अच्छा करने में योगदान देना है, वही संस्कृति है। और जो योगदान देने के लिए और मानव कल्याण के लिए जो आविष्कार होते हैं वे ही संस्कृति हैं। ये जो आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार है ये कभी भी संस्कृति नहीं हो सकती और इनका आविष्कार करने वाला व्यक्ति कभी संस्कृत मानव नहीं कहा जाएगा। मानव संस्कृति और सभ्यता दोनों ही एक दूसरे से अलग नहीं हैं और इनमें जन कल्याण की भावना उपस्थित रहती है, तभी ये संस्कृति और सभ्यता है। इसके साथ ही ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है। आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, इसका सारांश समझ में आया होगा। बहुत से बच्चों को ये शिकायत रहती है कि ये वाला चैप्टर समझ में नहीं आ पाता है, तो मैंने बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है, कोशिश की है। अब मैंने अपनी कोशिश में कितनी कामयाब रही हूँ ये तो आप ही बता सकते हैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।